अस्सलाम वालेकुम। आज ये जो सेशन है हमारा, ये सोशियोलॉजी की एक असाइनमेंट है जिसको हम कर रहे हैं। और हमारा अ, मकसद है एक इंतहाई संगीन सोशल प्रॉब्लम को डिस्कस करना, जिससे तकरीबन ही दुनिया को सामना है, बल्कि ना सिर्फ मौजूदा दुनिया को, ये इसको हम तारीख में भी देखते हैं, हिस्ट्री में भी, कि ये बड़ी जब से यानी ये इंसानों का पुराना एक जो है वो प्रॉब्लम है कि इस तरीके से सोसाइटी में हम जो हैं जो सेक्सुअल क्राइम्स है वो होते देखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो है कि साइकोलॉजी ऑफ अ रेपिस्ट, कि एक रेपिस्ट की क्या साइकोलॉजी होती है, ऑफेंडर की क्या साइकोलॉजी होती है, क्या उसका बैकग्राउंड होता है, कि क्या आया उसका कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड भी होता है कि नहीं होता, वो किसी स्पेशल रेस से होता है, कोई स्पेशल यानी कोई फाइनेंशियल स्ट्रेटा होता है, किसी फाइनेंशियल स्पेसिफिक बैकग्राउंड से होता है, कोई और चीज़ें प्ले कर रही होती है, क्या मोटिव्स होते हैं, क्या रीजंस होती हैं, क्या सोसाइटल नोशंस होती हैं, क्या क्या इसमें कोई कल्चर अपना प्ले देता है, कोई इन्फ्लुएंस करता है। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस, क्या वो चीज़ें सारी है जो वो डायनामिक्स हैं जो प्ले करती हैं सप्लीमेंट करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए ऑफेंडर को, या वो एटलीस्ट उसे जो है वो इनकरेज कर देती हैं इस तरह का काम करने में, या उसको इस काम को टॉलरेबल बना देती हैं उसकी सोच के अंदर, जिसके नतीजे में वो ये काम करता है और दूसरों पे जो है ओवर पावर और डोमिनेट होने की कोशिश करता है। तो मेरे साथ पैनल में जो हैं टेबल पे आतिफ खान हैं जो बिजनेस स्टूडेंट हैं हमारे, और कासिम साहब हैं, मोहम्मद कासिम, ये मेडिकल स्टूडेंट हैं विद स्पेशल इंटरेस्ट इन हिस्ट्री। मैं बोलूँगा कि कासिम अपना इसके ऊपर इंट्रोडक्शन में अगर कुछ ऐड करना चाहें। इसके इंट्रोडक्शन में हम आगे इसको कंटिन्यू इसी तरीके से कर सकते हैं कि हम इसको आगे इस स्टडी को आगे डिवाइड कर दें मुख्तलिफ हिस्सों में, कि इसकी जो ये किन किन खित्तों में ये चीज़ पाई जाती है और इसका हिस्ट्री से क्या लेना देना है। अगर हम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये जुर्म इतना नुमायाँ करके नहीं था, क्योंकि उस वक़्त के कल्चरल नॉर्म्स और काफ़ी चीज़ें मुख्तलिफ थीं। ये जो जो इस तरह का केस है, ये सिर्फ़ तब ये जंगों में और प्रिज़नर्स के साथ इस तरीके का रवैया इख्तियार किया जाता था। कॉमन सोशल एनवायरनमेंट के अंदर ये चीज़ इस तरीके से एक क्राइम के तौर पे वाज़ेह नहीं थी। ये एक नॉर्मल क्राइम के तौर पे आजकल के दौर के अंदर ज़्यादा उभर के सामने आ रही है। वैसे इस तरह का क्राइम यूजुअली अगर हम पीछे देखें आज से 300, 400, 500 साल पहले, तो इसकी हमें इतना डेटा नहीं मिलता। नहीं, कासिम, मतलब आप वही बात आ रही कि मतलब जिस तरह हम इसको मतलब देख रहे थे कि जो पॉसिबल मोटिव्स हैं ये काम करने में, तो उसमें एक जो बड़ा मुझे यूनिक पॉइंट लगा था वो लगा था कि डोमिनेट करने की अर्जेंसी, कि मेल डोमिनेशन की जो अर्जेंसी होती है जो बंदे के अंदर, जो मेल के अंदर ये बात आ जाती है कि मैं किसी तरीके से माशरे में डोमिनेट करूँ, ये जो फीमेल काउंटर पार्ट है उसके ऊपर मैं हमेशा एक वो जिसे कहते हैं कि कवि बन के रहूं, तो वो इस बात को साबित करने के लिए, इसको स्टैम्प करने के लिए, अटेस्ट करने के लिए वो जो है तब भी इस तरीके से करता है। जिस तरह अभी मतलब आपने बताया कि जंगों में इस तरह किया जाता है, तो जंगों में सुपरमेसी इस्टेब्लिश करने के लिए ये बात होगी ना। हाँ। इसके 2 पर्सपेक्टिव्स आते हैं। एक तो ये कि सबसे पहले आप देखें तो वॉर के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ जो रोल प्लेयर्स होते हैं वो आदमी ही होते हैं। उसमें उस मर्द के पास वो अपॉर्च्युनिटी उस तरीके से आम तौर पर जंगों में मैसर नहीं होती, तो फिर वो जिस मुल्क को फ़तह कर रहे होते हैं, वहाँ पे वो जो भी कुछ भी उनको अवेलेबल नज़र आता है। और दूसरा ये कि वो जो ख़वातीन हैं वो पहले ही एक नीचे वाले तबके में होती हैं, और जो जो मुल्क फ़ातेह मुल्क, वो ज़्यादा उनके ऊपर कोई फ़ियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी नहीं होता कि भई हमें कोई पूछने वाला है, क्योंकि हम ये वही आपकी डोमिनेंसी वाली बात भी आ गई। लेकिन इसके अंदर हम अवेलेबिलिटी को भी देख लेंगे कि जंग के अंदर वो सिर्फ़ मर्द ही मर्द होते हैं वहाँ पे उस एरिया के अंदर। तो उस वक़्त फिर एक तो इसका ये सिनेरियो बनता है, और इस ये थोड़ी-सी समझ भी आती है कि आप इसको स्लेव वाले फ़ॉर्म में ले जाएँ, क्योंकि अगर हम पीछे जाएँ, तो जब स्लेवरी वाले दौर के अंदर अगर हम जाएँ, तब इसको आप एक मास्टर और स्लेव के रिलेशन में देख सकते हैं। लेकिन स्लेवरी के बाद इस चीज़ को ये रेप वाली टर्म के अंदर ज़्यादा वाज़ेह करके खुल के आए। उससे पहले ये मास्टर और स्लेव के रिलेशन के अंदर ये चीज़ इस तरीके से चलती थी। यानी आप कह रहे हैं जो जो मतलब सारा इख्तियार है कंसेंट का, वो मेल के पास जो रहा है, वो पहले मतलब जो स्लेव और मास्टर रिलेशनशिप से बाद में फिर इसका ये मॉडर्न यानी पोस्ट मॉडर्न एजुकेशन ने और अवेयरनेस ने इसको मतलब जो है रेप का नाम दिया। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही।
सही और है। अगर हम मॉडर्न डे में देखें, जो मॉडर्न डे में केसेस होते हैं, वो उसके अंदर भी जो जो सबसे कॉमन फैक्टर है वो यही है कि नो फेयर ऑफ अकाउंटेबिलिटी। और उसके अंदर इस तरह के केसेस को हम वही कैटेगराइज किया हुआ है रिसर्चर्स ने, मुख्तलिफ रेपिस्ट को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें अपॉर्चुनिस्टिक है, एंगर रेपिस्ट है, और सैडिस्टिक है, नॉन सैडिस्टिक, इस तरीके के। तो जो अपॉर्चुनिस्टिक जो जो आपको मतलब ये अपॉर्चुनिस्टिक वो वाले केसेस होते हैं, वो वाली कैटेगरी है जिसमें और कोई आपको देख रहा है, ये वाली फीलिंग बिल्कुल ही खत्म हो चुकी होती है। ये वाले केसेस के जो मोस्टली विक्टिम्स होते हैं वो माइनर्स होते हैं। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। विक्टिम और ऑफेंडर के दरमियान में कोई ना कोई इंटरेक्शन चल रहा होता है, कि वो उसका टीचर स्टूडेंट का रिलेशन होता है, या फिर उसके जो टाउन में रहने वाला बंदा होता है कोई, या इस तरह का सही कोई ना है। कोई उनके दरमियान में इंटरेक्शन चल रहा होता है, जिसकी वजह से मजीद आगे जो है इस यहाँ तक बात पहुंचती है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो आते मतलब कोई तुम जिस तरह बता रहे हो कि मतलब हम देखते हैं को कज़न वगैरह वाला कोई मामला कभी आ जाता है, कभी क्या मामला हो जाता है, कभी तो ये यानी कोई बल्कि हाल ही में तो हमने रिलीजियस स्कूल्स के अंदर भी मतलब हालांकि ये बहुत ज़्यादा कंसर्न वाली चीज़ है कि हम रिलीजियस स्कूल्स में भी इस तरह की बातें जो है देखते हैं। रजा, मैं यहाँ हाँ पे आपसे एक और बात पूछना चाहूंगा। क्या हाँ। ये जो है ये सेक्सुअल डिजायर होती है, या फिर ये जो है एक्ट ऑफ वायलेंस इसको कह सकते हैं? ये बिल्कुल ये बड़े मजे वाली बात है। अच्छा यही यही तो चीज़ है जिसके इर्द गिर्द ये सारी चीज़ एक फिनोमेना मतलब एक मिस्ट्री बनी हुई है, क्योंकि इसमें एक ओपिनियन नहीं है। सेक्सुअल डिजायर एक इसका पार्ट है बेशक, मतलब वो जिस तरह हम हमें पता लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज हो जाए मामला, जैसे अब छोटे बच्चे हैं या अगर वो मतलब अंडर एज बच्चे अनसुपरवाइज वो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और वो अपनी उम्र से ज़्यादा कुछ बड़ा देख रहे हैं या अडल्ट साइड पे चले जाते हैं, इस तरह कुछ होता है, तो वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे होते हैं। ऊपर से प्लस हमें पता लगता है कि जो इंडस्ट्री है ये भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करा के दिखा रही होती है और रियलिटी से बहुत कई दूर होता है। तो ये फैंटेसी बन जाने से भी बिल्कुल डिज़ायर बन जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। और डिज़ायर लेकिन एक पार्ट है। इसके अलावा भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब ऑफेंडर के जो है ना वो उसको मोटिवेट कर रही होती है या वो उससे ये काम करवा रही होती है। जैसे अगर हम पढ़ें हमें तो पता लगता है भाई लैक ऑफ एम्पैथी भी है। बाज़ औक़ात कुछ लोग इसको नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी से जोड़ देते हैं कि वो बंदा बहुत ज़्यादा खुद गर्ज़ होता है। वही वाली बात जो हमने पहले डोमिनेट करने वाली बात थी। उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा कुंद ज़हन हो, ये कल्चरल वो बैकग्राउंड भी हो सकता है। जैसे हिंदू में तो इतना मतलब लेकिन हम स्क्रिप्चर्स तक नहीं जाते। तो बहरहाल ये भी बातें हैं, मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है। वो कासिम का इस पे ज़्यादा है रिसर्च, तो ये अगर हमें है कि भाई मेंटल डिसऑर्डर भी हो मेंटल सकता है। जो डिसऑर्डर्स के अंदर अगर हम इसको उस पर्सपेक्टिव में देखें, तो ये जितने भी ऑफेंडर्स होते हैं, ये इनको मोस्ट ऑफ द केसेस में प्री मैच्योर एज के अंदर, प्री मैच्योर या फिर आप प्री प्यूबर्टी एज कह लें, उसमें काफ़ी सेक्सुअल एक्सपोजर हुआ हुआ होता है। वो सेक्सुअल एक्सपोजर वीडियो कंटेंट के सूरत में हो या फिर वो किसी अब्यूज़ की फॉर्म में हो, मतलब उनको इस तरीके का ऑलरेडी एक्सपोजर हुआ हुआ होता है। और उनका अ, कम डेवलप्ड जो माइंड होता है, वो फिर इस चीज़ को सही तरह एनालाइज़ नहीं कर पाता। उनकी वो सही तरह इसको जज नहीं कर पाते, और वो इसी के अंदर अपनी, क्योंकि ये नेचुरल टेंडेंसी भी है इंसान के अंदर, ये अल्लाह ने एक फितरतन एक चीज़ डाली है फॉर द बेटर गुड ऑफ द मैनकाइंड। तो उस चीज़ की एक्सप्लॉइटेशन है ये। जब आपको आपका एनालाइजिंग ब्रेन उस जब डेवलप ही नहीं हुआ, और आप एक नेचुरल टेंडेंसी को बहुत एक्सप्लॉइट करोगे, तो वो एक फैंटेसीज़ जैसे आपने बताया वो क्रिएट करता है, और वो फिर हर वक़्त उस चीज़ को रियलाइज़ करने की वो अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढता रहता है कि मैं इसको कहाँ पे रियलाइज़ कर सकूँ। जब वो अपने माशरे में देखता है कि भई मुझे ये चीज़ ओपनली करने की इतनी इजाज़त नहीं है, तो फिर वो अपॉर्च्युनिटीज़ अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की ढूँढता है। अगर वो पावर के अंदर उसके पास पावर हो किसी तरीके से, फ़र्ज़ करो वो ज़्यादा पैसे वाला है, तो फिर वो मुख्तलिफ़ अपॉर्च्युनिटीज़ देखेगा, या फिर वो जाके कुछ ख़ास ज़ोन्स में जाकर वहीं पे अपने पैसे खर्च करेगा। अच्छा, सही। मैं एक और यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जैसा कि सैम्यूल स्मिथमैन ने, और जो हैं मेरी कॉस हैं, एक और भी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जब रेप जो होस्ट थे उनके ऊपर जब रिसर्च की और उनसे जब क्वेश्चनिंग की, तो उन्होंने जो है
कई कई ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि जो है उनको फीमेल ने खुद जो है वो कहा कि वो मेरे साथ वो एक मशहूर इम्प्लिसिट लाइन है। साइंस दिए। हाँ, वो एक मशहूर लाइन, मतलब वो एक लाइन भी इस्तेमाल की जाती है, शी वांटेड इट। अच्छा, हम अगर प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात कर लें कि किस तरह हम इन सारी चीज़ों को कम कर सकते हैं और जो है इनको डिटेरेंट मेजर्स की भी बात कर लेंगे, किस तरह हम इन सारी चीज़ों को से लोगों को बचा सकते हैं या उनको फियर दे सकते हैं कि ये करोगे तो इसके ऊपर आपको पनिशमेंट मिलेगी। और मजीद आप इस पे अगर बात करना चाहें। जी बिल्कुल। देखें, वही वही वाली बात है कि सबसे पहले तो हम रियलाइज करें ना हम किस कॉन्टेक्स्ट में हैं। तो दो किस्म के मेजर जो हम थोड़ा सा देखें मिलते हैं कि प्रिवेंट किस तरह किया जा सकता है। प्रिवेंशन में यही है कि हम वो अवेयरनेस होगी, जनरल अवेयरनेस होगी। रोल है, आप बच्चों को एजुकेट करेंगे, बच्चों को बचपन से ही। सेक्सुअल एजुकेशन कोई ऐसा स्टिग्मा बना हुआ है, लेकिन जो बेसिक बेसिक है वो तो आपने देनी है। आपने मतलब बताना है कि कंसेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें रिलीजन भी ये बताते हैं कि कंसेंट के बगैर तो मैरिज इज कंसेंट। तो कंसेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम प्रिवेंशन के लिए यही है कि हम जो है एजुकेशन देंगे। डिटेरेंस के लिए उसमें भी हम रिलीजन को अगर हम मतलब रिलीजन की तरफ रुख करें तो हमें हमारा दीन बताता है हदें हैं कि जो कोई रेपिस्ट होता है तो हैंग द रेपिस्ट, ये तो वेस्ट भी कहता है। हालांकि वो कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ है, मतलब जान से मार देने के खिलाफ है। वो भी कहते हैं कि हैंग द रेपिस्ट। तो मतलब यही है कि सख्त से सख्त सजाएं दी जाएं। तो सख्त में मतलब जो है हमें जो जो भी ग्लोबल कंसेंसस हो जिसके ऊपर, तो उसको वो सजाएं दी जाएं और नाफिज भी की जाएं, तो इससे डिटर हो सकते केसेस के लिए जहाँ पे विक्टिम माइनर्स होते हैं तो उनकी एजुकेशन आप हम इस तरीके से कर सकते हैं कि उनको गुड टच और बैड टच के बारे में हम बताएं कि क्या चीज़ ठीक, ये क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ नहीं ठीक, उनकी प्रॉपर एजुकेशन की जाए अर्ली एज से ही। और इसका बेहतरीन ये तो ये है कि अगर आप बच्चे से डायरेक्टली कन्वर्स नहीं कर सकते तो आप उसको इस तरीके की बुक्स और कंटेंट्स ला कर दो जिसके अंदर जिधर से वो इस चीज उसको मतलब ऐसा कंटेंट एक्सेसिबल आप करवा दो कि अगर आप उससे खुद बातचीत नहीं कर पा रहे तो वो आप उसको इनडायरेक्टली एक लिटरेचर के थ्रू बता। जो दूसरा जो ऑफेंडर वाली साइड पे वो यही है कि आप इसकी प्रॉपर अवेयरनेस दें और लॉ एंड ऑर्डर को कायम किया जाए, क्योंकि जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो जाहिर बात है हर किस्म के क्राइम होंगे। थैंक यू आप लोगों का, आपने इस ग्लोबल इशू के ऊपर इंसाइट्स दी और इस प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए अवेयरनेस फैलाई। हैं। जी शुक्रिया, थैंक यू।